नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चल रही है और इसके अंतर्गत हमने 6 टेस्ट किए हैं जीएस के। आज यह 7वां टेस्ट है और इसमें उन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आएगा दोस्तों और 3 से 4 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद आंसर बताया जाएगा। तो आइए आज के टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? तो जल्दी से बताइए। तो मातृ देवी की पूजा दोस्तों वो संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। आपने सुना भी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की एक मूर्ति मिली थी और नृत्य करती हुई एक महिला की भी मूर्ति मिली थी। तो जो मातृ देवी की पूजा संबंधित है वो सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था? तो जो निर्मित किया गया था दोस्तों वह जैनियों द्वारा निर्मित किया गया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, यहीं से आप जान सकते हैं। और इसकी कहानी यह है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो इसका निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान राजा वास्तुपाल और राजा तेजपाल नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, राजा तेजपाल और वास्तुपाल, इन दोनों नामों को आप याद रखिएगा। इन 2 भाइयों द्वारा ही किया गया था दिलवाड़ा का जैन मंदिरों का निर्माण। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं किसके द्वारा किया गया था। 2 भाइयों द्वारा किया गया था। और यहीं दिलवाड़ा के जैन मंदिर में ही एक मंदिर है बिमल वासाही मंदिर, जो कि सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है जैनियों का, जिसका निर्माण 1031 ईस्वी में किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा, बिमल वासाही मंदिर वह राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में ही स्थित सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे दोस्तों। गीत गोविंद किसकी कृति है? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, गीत गोविंद जयदेव की रचना है। इसे आप याद रखिएगा, कई एग्जामों में पूछा गया, एसएससी समेत पीसीएस तक के एग्जामों में पूछा गया गीत गोविंद किसकी कृति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो जिसका राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था। शिवाजी का पूरा नाम दोस्तों शिवाजी भोसले है। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। और शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म होने के कारण इनका नाम शिवाजी पड़ा। और इनके 2 पुत्र हुए, संभाजी एवं राजा राम, जिनके बारे में आप जानते ही होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अकाल तख्त का निर्माण इनमें से कौन से सिख गुरु थे? तो अकाल तख्त के निर्माणकर्ता जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, गुरु हरगोविंद निर्माणकर्ता में थे अकाल तख्त के। अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद के साथ ही 2 अन्य व्यक्तियों ने किया था। टोटल 3 व्यक्तियों ने, जिसमें आते हैं बाबा बुढ़ा, भाई गुरदास और गुरु हरगोविंद। इन 3 लोगों ने मिलकर किया था अकाल तख्त का निर्माण, जो कि सिखों का सबसे बड़ा एक तरीके से मंदिर कह लीजिए या धर्मस्थल कह लीजिए है अकाल तख्त। और इस पर आक्रमण अहमद शाह अब्दाली अपने समय में कई बार किया। इसके साथ ही उसने हरिमंदिर साहिब पर भी कई बार आक्रमण किया अहमद शाह अब्दाली अपने समय में। तो जिसका राइट ऑप्शन है गुरु हरगोविंद होगा। इन्होंने अकाल तख्त के निर्माण में साथ दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये तो सबको पता है दोस्तों, भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। और जिस रास्ते से होकर आए ये, उसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, इस नाम को याद रखिएगा आप। और हवाओं का रुख जान पकड़ते हुए ये आए थे भारत में। और 20 मई 1448 ईस्वी को ये केरल के कालीकाट बंदरगाह पर उतरे थे। तो वास्को डी गामा ने की थी भारत के समुद्री मार्ग की खोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, सूरत में खोली गई थी भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी। और 1608 ईस्वी में खोली गई थी, मुगल बादशाह जहांगीर के समय खोली गई थी भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी सूरत में। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा।
8वां क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही? 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था दोस्तों? तो इन्होंने किया था लखनऊ से। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, जबकि कानपुर से नाना साहेब एवं तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली और बनारस से भी लियाकत अली, इन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। चारों को आप याद रख सकते हैं, लगातार पूछे जाते रहते हैं एग्जामों में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे तो गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, जुड़ा स्थल कौन सा है? तो स्क्रीन पे आपके ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा चंपारण। क्या होता था दोस्तों, किसानों से ज़बरदस्ती अंग्रेज किसानी कराते थे नील की खेती की, और नील की खेती करने पर किसानों की ज़मीन बंजर हो जाती थी और उन्हें बाध्य कर दिया जाता था 1/10 भाग पर लगभग किसानी करने के लिए, जिससे उनकी ज़मीन बंजर हो जाती थी। तो नील की खेती के विरोध में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था पहली बार गांधी जी ने। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? जल्दी से बताइए किसने किया था। तो इसका जो संपादन किया था वो किया था बीजी तिलक ने। और इनके बारे में एक बात बताएं तो इन्होंने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया था, मुख्यतः केसरी और मराठा। केसरी जो कि मराठी भाषा में थी, और इसका बाद में हिंदी में कई बार पूछा गया है प्रकाशन किसने किया, तो पंडित माधवराव ने 1907 ईस्वी में इसका प्रकाशन हिंदी में कराया, केसरी का। इनकी 2 पत्रिकाएं प्रमुख हैं, मराठा और केसरी, दोनों को याद रखिएगा, जबकि केसरी मराठी भाषा में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? तो जल्दी से बताइए। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने जो की थी वह की थी अहमदाबाद से, और गए कहाँ तक थे? तो साबरमती आश्रम तक। 12 मार्च 1930 ईस्वी को उन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। टोटल 24 दिनों की यात्रा थी, और इसमें टोटल गांधी जी को लेकर 79 लोग शामिल हुए थे। कई बार क्वेश्चन पूछा है गांधी जी को छोड़कर, तो 78 लोग इसमें सम्मिलित हुए थे दांडी यात्रा में, जो कि अहमदाबाद से साबरमती आश्रम तक पैदल चल के गए थे। यह दांडी यात्रा नमक पर कर लगाने के विरोध में था। तो जो नमक पर कानून आया था उसके विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी। तो इसको आप जानते ही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, अहमदाबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? जल्दी से बताइए, ये तो बहुत ही सरल है। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, शुक्र। पृथ्वी के जो समान है वह शुक्र ग्रह है। तो इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है, तो शुक्र, जो पृथ्वी के ही समान दिखता है तो वो शुक्र है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो टुंड्रा है, टुंड्रा कैसा क्षेत्र है? टुंड्रा कैसा क्षेत्र है दोस्तों? आपके ऑप्शन दिए गए हैं स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो टुंड्रा शीत मरुस्थल है। टुंड्रा को कहते हैं बायोम क्षेत्र, जिसे आप कहते हैं यहाँ पर वर्षा नगण्य होती है, और वर्ष भर ये बर्फ से ढके हुए क्षेत्र होते हैं, ठंडे क्षेत्र जिसे शीत मरुस्थल कहते हैं। वर्ष भर ये बर्फ से ढके होते हैं और वर्षा नगण्य होती है, तो ऐसे क्षेत्र टुंड्रा क्षेत्र कहलाते हैं। जियोग्राफी में आप पढ़े होंगे, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, शीत मरुस्थल है टुंड्रा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, सबसे निचली परत क्या कहलाएगी वायुमंडल की? सबसे निचली परत जो कहलाती है दोस्तों वो कहलाती है क्षोभ मंडल। 8 से 18 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वो होता है क्षोभ मंडल। इसके बाद आता है समताप मंडल, और उसके बाद आते हैं ओजोन मंडल, जो इसमें नहीं दिया गया है, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल के बाद आता है आयन मंडल, फिर आयन मंडल के बाद आता है बाह्य मंडल। 5 प्रकार के मंडल हैं। तो जो सबसे निचला परत है जो 8 से 18 किलोमीटर तक, वह है क्षोभ मंडल। तो इसको याद रखिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो क्षोभ मंडल है। तो 5 परतों को याद रखिएगा कि क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर आयन मंडल, उसके बाद वायुमंडल। 640 किलोमीटर के ऊपर एबव जब जाएंगे आप तो वायुमंडल शुरू हो जाता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो जल्दी से बताइए।
तो जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों वो है दक्कन का पठार। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जल्दी से बताइए। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, और जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। इसे कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण भारत की गंगा क्या है, तो दक्षिण भारत की गंगा है गोदावरी, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी है। तो इसको आप याद रखिएगा, जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो जल्दी से बताइए पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ दिया गया है दोस्तों उत्तरी भाग, और उत्तरी भाग को जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। जो पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, जबकि जो दक्षिणी भाग है उसे हम कहते हैं मालाबार तट। तो दोनों याद रखिएगा, जो दक्षिणी भाग है वो कहलाएगा मालाबार तट और उत्तरी भाग कहलाएगा कोंकण तट। तो दोनों याद रखिएगा, कई बार घुमा फिरा के पूछते हैं, तो दोनों को याद रखिएगा, कोंकण तट उत्तरी, मालाबार तट दक्षिणी, याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसे कहते हैं दोस्तों ह्यूमन कोड, और जो व्यक्तियों द्वारा ना पढ़ा जा सके या सामान्य लोगों द्वारा ना पढ़ा जा सके उसे कहते हैं प्रोग्राम कोड। ऐसे भी कभी पूछा जा सकता है कि जो व्यक्तियों द्वारा ना पढ़ा जा सके, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, तो होंगे प्रोग्राम कोड। और जिसे पढ़े जा सकें मानव द्वारा वो कहते हैं ह्यूमन कोड। जैसे ABCD का खा गा आदि शब्द आते हैं तो आप पढ़ लेते हैं, उस प्रकार वो कोड कहलाते हैं ह्यूमन कोड, जो हमारे अंडरस्टैंड में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है निम्न कृषि उत्पादकता, तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा सहकारी कृषि। सरकार द्वारा कृषि में सहयोग देना और उसको प्रोत्साहन देना, यह होता है सहकारी कृषि। और जो अन्य ऑप्शन है आवश्यक आदतों की उपलब्धता, भूमि के उपयोग और उसकी आधिकारिकता, कमजोर वित्त एवं व्यवस्था विपणन, ये सभी उत्तरदायी होते हैं, जबकि सहकारी कृषि उत्तरदायी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। तो जो भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है वह है तूतीकोरिन, यह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, तूतीकोरिन भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य कोच्चि, मारमागोवा, नावासेवा ये सभी संबंधित है पश्चिमी तट से ही। तो एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, किस तरफ से होती है, किस कारण होती है सर्दियों में के समय में वर्षा। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों इस टेस्ट वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले टेस्ट वीडियो में, धन्यवाद।